तो चलो, क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा, सत्ता के नए केंद्र, या पहले इसका नाम चेंज कर दिया गया है, पहले नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इससे पहले मैंने पार्ट 1 दिया है, यानी वीडियो नंबर 1 दिया है, जिसमें आपको मैंने आसियान और यूरोपीय संघ पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे लिंक मैंने दे दिया है, आराम से वहाँ से देख के आप फर्स्ट वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप पार्ट 2 को देखें। इसके बाद पार्ट 3 एक और आएगा, जिसमें आपको पढ़ना है, जो कि सिलेबस में नया ऐड हुआ है, जिसमें आपको ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जापान के बारे में पढ़ना है, रूस, चीन, उसके बाद है भारत, और एक है इजराइल। इन सभी कंट्री के बारे में पढ़ना है हमें, सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र में ही पढ़ना है इन सभी चीज़ को, जो कि हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे, और हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र तीसरे वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछला वीडियो आप देख लें, फिर आगे इस सेकेंड वीडियो को आप स्टार्ट करें, ठीक है। चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें हम चीन के बारे में देखेंगे, और चीन और भारत का क्या रिलेशनशिप रहा, कैसा है, वो चीज़ हम देखेंगे। चलो देखो, चीन आपका टॉपिक है किताब का, चीन अर्थव्यवस्था का उत्थान। यानी कहने का मतलब है चीन में जो आर्थिक व्यवस्था का जो उत्थान हुआ, यानी कि उसमें जो पहले जो है ना, चीन जो है वहाँ वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही गंदी तरह से चरमराई हुई थी, ठीक है। तो किस तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था उभरती है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चीन ने जो भी विकास किया उसका एक ही रीज़न था कि उनके जो आर्थिक नीति थे वह बेहतरीन थे, और आर्थिक नीति के कारण ही आज चीन जो है शक्तिशाली देशों में से एक माना जाता है। और इनके पास पता होगा आपको यूनाइटेड नेशन में इनको वीटो पावर भी है, ठीक है। अब देखो, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 1949 में जब माओ, इनको पहचानते हो आप, इनका नाम है माओ, और इनका पूरा नाम अगर बात करें तो माओ से तुंग। क्या नाम है? माओ से तुंग। इनके ही नेतृत्व में अमेरिका में जो आज़ादी की होड़ चलती है, आज़ादी के लिए लड़ा जाता है, तो इन्हीं के वजह से अमेरिका जो है आज़ाद हो पाता है, सॉरी, चीन आज़ाद हो पाता है। चीनी क्रांति चलता है माओ के नेतृत्व में 1949 में, ठीक है। अब देखो, क्रांति चलने के बाद, मतलब चीनी क्रांति चलने के बाद 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना होती है। उसके बाद चीन जो है अपने अर्थव्यवस्था को पूरे दुनिया से अलग करके रखता है। यानी कि चीन जो है, सिंपल है कि पूंजीवादी को एक्सेप्ट नहीं करता है, यह साम्यवादी को एक्सेप्ट करता है। अगर आप साम्यवादी को एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं यह है कि आप अमेरिका मॉडल को छोड़ रहे हैं और सोवियत संघ के मॉडल को अपना रहे हैं। सोवियत संघ क्या था? साम्यवादी था, और पूंजीवादी कौन था? अमेरिका। तो इससे क्या हुआ कि चीन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था कि अपने संसाधनों के साथ ही उन्हें गुजारा करना है, जिसके वजह से यह पिछड़ गए, क्योंकि इन्होंने बंद कर दिया था विदेशी आवाजाही, यानी आयात निर्यात को बंद कर दिया था। बाद में जाके यह धीरे धीरे अपने अर्थव्यवस्था में ऐड करते हैं कि जिसको मुक्त द्वार बोलते हैं, ओपन डोर की नीति अपनाते हैं। कब? 1978 में। तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। इसको इरेज करते हैं। अब देखो, चीन ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर रखा था। शुरुआत में चीन ने सरकार के नियंत्रण में बड़े उद्योग का विकास किया। शुरुआत में क्या हुआ कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। अब देखो, इन्होंने तो उद्योग खोल लिया, लेकिन अदर कंट्री के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या ये जो उद्योग में पैसा निवेश कर रहे हैं या इनसे जो उत्पादन हो रहा है, ये अपने कंट्री में ही क्या बेनिफिट कमा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अदर कंट्री को अगर ये एक्सपोर्ट नहीं करते तो कहाँ से पैसा आएगा? तो वो चीज़ तो इन्होंने ऑप्शन बंद कर रखा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको बाद में जाके अन्य देशों के साथ क्या करना पड़ता है? खुली नीति की, यानी कि फ्री ट्रेड, ओपन डोर कह सकते हो उसको,
उसका नीति अपनाता है बाद में जाके, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। उसके बाद देखो, विदेशी मुद्रा में कमी होने के कारण विदेशों से तकनीक और सामान मंगवाना मुश्किल हो गया था। इसीलिए चीन ने सभी चीज़ों का उत्पादन अपने देश के अंदर ही करने की कोशिश किया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाए। अंततः यह अपने अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू करते हैं। तो उस चीज़ को हम देखते हैं। अब देखो, चीन अचानक से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की बजाय योजनापूर्वक यानी क्रमबद्ध तरीके से खोलता है। एक ही बार ऐसा नहीं कि सभी कंट्री के लिए, मतलब सभी कंट्री से दोस्ताना सहयोग के रूप में हाथ बढ़ाता है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इनका जो भी आर्थिक नीति था धीरे धीरे जो है इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अमेरिका के साथ अपना संबंध बनाया कि कब, 1972 में। उसके बाद क्या करते हैं, इस साल के बाद यानी 1973 में, 72 में इन्होंने अमेरिका के साथ चीन क्या करते हैं, अच्छा संबंध बनाते हैं, क्योंकि इन्हें जो है बाद में जाके ओपन डोर की नीति अपनाना है। 1978 में जाके यह ओपन डोर यानी खुला द्वार यानी मुक्त द्वार की नीति अपनाते हैं। और उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं देंग सयोपेंग। बहुत ही खतरनाक है नाम, देंग सयाओपेंग। ठीक है। तो इस साल के बाद, किस साल के बाद, जब चीन अमेरिका के साथ संबंध बनाता है 1972 में, उसके बाद 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग और सेना एवं विकास के प्रौद्योगिकी में विकास का प्रस्ताव रखा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 1978 में मैंने जैसे अभी बताया था कि प्रधानमंत्री देंग सयाओपेंग ने खुली द्वार यानी ओपन डोर जिसको बोलते हैं, ओपन डोर जो है शुरू करता है। ओपन डोर की नीति शुरू करता है, यानी कोई भी कंट्री हमारे देश में आके निवेश कर सकता है। आयात और निर्यात को बढ़ावा दिया गया था इस नीति के द्वारा। ठीक है। अब देखो, अर्थव्यवस्था खोलने के बाद क्या होता है, यह क्या क्या कदम उठाते हैं। चीन 1982 में अपने खेतों का निजीकरण कर देते हैं। उसके बाद 88 में उद्योग का निजीकरण कर देता है। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद SEZ का यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्थापना किया जाता है। ठीक है। फिर यह 2001 में जाके विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बनता है। एक तरफ आप देख सकते हो, जब आज़ाद हुआ था 1949 में, तब यह सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री में ही अपना सामान बना रहा था, अपने सामान को बेच रहा था। लेकिन बाद में जाके इन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम इससे पिछड़ जाएंगे। तब इन्होंने बाद में जाके बहुत सारे नीति को अपनाया, जो आप देख रहे हो। 78 में खुला द्वार की नीति अपनाता है, 82 में जाके खेती का निजीकरण करता है, 98 में जाके उद्योगों का निजीकरण करता है, और 2001 में जाके क्या करता है, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनता है। तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन के विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो आगे। चीन की आर्थिक विकास में रफ्तार के अनुमान, चीन की जो आर्थिक विकास हो रही थी इन सभी चीज़ों से। अब देखो, उद्योग बनाए, खेती से क्या हुआ कि सरकार को ज़्यादा मुनाफा होने लगा, उद्योग निजीकरण किया, उससे ही मुनाफा होने लगा। इन सभी चीज़ के आकलन के बाद यह बताया गया कि चीन जो है, अनुमान लगाया गया, चीन जो है 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। यानी सबसे पहले आपको पता होगा 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो एक पावर ब्लॉक बचता है, वो अमेरिका बचता है। एक सोवियत संघ था, एक अमेरिका था। 1951 में सोवियत संघ का विघटन होता है तो अमेरिका बचता है। हर एक क्षेत्र में अमेरिका मजबूत होता है। लेकिन इन चीन की आर्थिक विकास जो हुआ उससे अनुमान यह लगाया गया कि 2040 में क्या होता है, अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। कौन? चाइना निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, चीन की नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई, इन्होंने अपना निजीकरण किया हर एक चीज़ को, यानी हर एक चीज़ में खेती और कह सकते हो उद्योग को, फिर ओपन डोर की नीति अपनाता है। इनकी जो नई आर्थिक नीति थी उससे क्या परिणाम हुए, अर्थव्यवस्था में गति आई। सिर्फ ये पॉइंट आपको लिख देना है अगर 2-3 मार्क्स में पूछता है तो, कि चीन जब नई आर्थिक नीति अपनाता है यानी ओपन डोर या निजीकरण की नीति, तो ये सब उनकी नई आर्थिक नीति थी। तो उससे क्या परिणाम होता है, तो उनके अर्थव्यवस्था में गति आती है, यानी कि उनका जो इकॉनमी है वो बढ़ता है। कृषि के निजीकरण की वजह से किसानों की आय बढ़ती है। चीन में विदेशी निवेश
की मात्रा भी बढ़ती है। चीन जब ओपन डोर की नीति लाई तब तो जाके दूसरा देश उसमें निवेश का हाथ बढ़ा रहा है। अगर नहीं लाती तो क्या, चीन तो अपने से ही कमाता खाता और रहता अपने घर में बंद। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि विदेशी विदेशी निवेश जो है उसका भी वृद्धि हुआ, विदेशी मुद्रा की मात्रा बढ़ी और चीन ने दूसरे देशों में निवेश करना शुरू किया। चीन चीन में भी दूसरा देश आ रहा है और चीन दूसरे देश में जा रहा है। ओपन डोर की नीति का ये परिणाम था। ठीक है, चीन विश्व में आर्थिक शक्ति बन उभरा कब, जब वह नई आर्थिक नीति लाता है, ओपन डोर की नीति लाता है, निजीकरण की नीति लाता है, इन सभी चीज़ के बाद। अब देखो इन चीज़ से क्या हुआ, जब आर्थिक रूप से यह आगे अव्वल आने लगा, आगे होने लगा, तो इनके जो भी दुश्मन थे यानी जापान, अमेरिका से तो फिर दोस्ती कर ही लेता है, दोस्त अमेरिका भी जब इनका क्या होता है दुश्मन होता है, आसियान कंट्री भी दुश्मन होता है, रूस भी होता है। तो व्यापार में आगे बढ़ने के पश्चात क्या होता है, ये लोग जो हैं, ये जितने भी देश हैं, ये संगठन, ये सब जो भी हैं, जो भी विवाद था किसके साथ, चीन के साथ, ये सभी चीज़ भूल जाते हैं। किसको लेकर, व्यापार के कारण इन सभी चीज़ विवादित जो भी ढांचे होते हैं उसे ख़त्म कर दिया था। वो सोचते नहीं कि हमारे दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुआ है। मान लो कि हम एक इंसान है, आप एक इंसान हो, हम दोनों में कुछ लड़ाई हुआ है, ठीक है, लेकिन बाद में अगर हम बहुत आगे चले जाते हैं तो आप सोचते हैं कि हम आप में मिल जाएं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि हम में आप मिल जाएं। ठीक है, आप ये याद नहीं रखते हो कि हम दोनों में कुछ दुश्मनी भी था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। जब चीन शक्तिशाली होता है तो ये सभी अपने जो भी विवाद हैं उसको भूल जाते हैं अपने बेनिफिट के लिए। फिर 1997 में वित्तीय संकट आता है। उस समय आसियान कंट्री जो होता है, आसियान कंट्री मैंने पीछे पढ़ाया पार्ट 1 में, आप आराम से देख लेना उसको। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पार्ट 1 देखने के बाद ही 2 देखना। आसियान देशों की अर्थव्यवस्था जब खराब होती है, वित्तीय संकट आती है 1997 में, तो उस समय अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन जो है आर्थिक मदद करता है। किसको, आसियान को। ठीक है, चलते हैं आगे। चीन की अर्थव्यवस्था के साथ वहाँ की दशा तो बदलती है, लेकिन कुछ हद तक वहाँ जो दशा होती है वह खराब भी होते हैं। तो किस एंगल से खराब होते हैं, अब देखो चीन में ओपन डोर की नीति आई। ठीक है, यहाँ औद्योगिकीकरण बढ़ा। अब औद्योगिकीकरण बढ़ा तो ये मशीन, पहले लोग हाथ से काम कर रहे थे, अब मशीन से काम हो रहा है, ज़्यादातर मशीन से ये काम हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुशल जिसको कह सकते हैं कि जिनको कंप्यूटर वगैरह चलाने आता होगा, चाहे जो पढ़े लिखे होंगे, जो कभी कंपनी को चला सकते हैं, तो उनके लिए तो जॉब है। लेकिन जो बेरोजगार, जो लोग शिक्षित नहीं है, उनका तो जॉब छीन लिया गया, क्योंकि उनके वो हाथ से कभी कपड़ा बुनते थे तो अब मशीन से बुना जा रहा है। महिलाओं के रोज़गार और काम करने की हालत ख़राब हो गई। अब देखो क्या बोलते हैं उसको, औद्योगिकरण होगा तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इससे गंदगी निकल के आप नदी में डाल रहे हो, समुद्र में डाल रहे हो, धुआं निकल रहा है, तो उससे पर्यावरण का भी नुकसान हुआ। तो ये दशा तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था चीन की ठीक हुई, लेकिन वहाँ की कुछ प्रॉब्लम भी उत्पन्न हुआ, भ्रष्टाचार भी वहाँ पे बढ़ा। ठीक है, चलो आगे भारत और चीन की संबंध देखते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव संबंध देखते हैं। निगेटिव संबंध कहने का मतलब है कि कहाँ कहाँ इन दोनों में टकराव हुआ है। 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ, जिसमें क्या होता है, भारत हार जाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर को लेकर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद है, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं लगभग। तिब्बत पे चीन का कब्जा हुआ था, जिसका विरोध भारत ने किया था, इससे भी समस्या उत्पन्न हुई थी। और तिब्बत के जो सबसे बड़ा पद होता है, जिसको दलाई लामा कहते हैं, ये किसी आदमी का नाम नहीं है। ठीक है, ये कोई पद का नाम है, दलाई लामा। जैसे खलीफा है ना, तो लोगों को लगता है खलीफा नाम है, जो तुर्की में थे उस खलीफा, खिलाफत आंदोलन वगैरह चला था हमारे यहाँ, तो खलीफा जो है ना पद का नाम है, दलाई लामा जो है ना पद का नाम है। जैसे आपके किताब में था ना आंध्र प्रदेश राजा का नाम निजाम कहीं का राजा था, हैदराबाद का निजाम। तो निजाम जो है नाम नहीं था, निजाम पद का नाम था। एक्चुअली हम आंसर में लिख देते हैं निजाम, वहाँ का राजा, हैदराबाद का राजा कौन है, निजाम, किताब के अनुसार। लेकिन निजाम जो है कोई पद का नाम था, ना कि राजा का नाम था। तो तिब्बत पे जब चीन आक्रमण करता है तो वहाँ के जो सबसे बड़ा पद होता है दलाई लामा का, वह क्या करते हैं, भारत में शरण लेते हैं और उन्हें अरुणाचल प्रदेश में रखा जाता है। तो इन सब चीज़ पे चीन के बीच हमारा नेगेटिव
पॉइंट देख सकते हो आप कि समस्या है हम भारत और चीन के बीच। लेकिन यहीं पे पॉजिटिव की बात करोगे जिसमें प्रयास किया गया कि सुधार किया जाए, तो पंचशील समझौता एक किया जाता है। ठीक है, 1954 में पंचशील समझौता किया जाता है और इस समय हमारे प्रधानमंत्री होते हैं पीएम नेहरू जी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच होता है। पंचशील समझौता आप में ऐसा नहीं लिखा है पंचशील समझौता होता क्या, तो मैं लास्ट में आपको दिया हूँ कि पंचशील समझौता है क्या। ठीक है, 1981 में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत की जाती है और 88 में जो है राजीव गांधी चीन का दौरा भी करते हैं कि हम दोनों में संबंध जो है अच्छा स्थापित हो। तो ये सभी प्रयास किए गए हैं भारत और चीन के बीच। एक पंचशील समझौता इंपॉर्टेंट है, 88 में राजीव गांधी जब चीन जाते हैं समझौता करने के लिए, यानी कि दोनों में संबंध जो है फ्रेंडली हो उसके लिए जाते हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ा, यहाँ पे बड़ा हो गया है, बढ़ा और व्यापार में भी वृद्धि हुई है दोनों के बीच। ठीक है, अब देखो पंचशील समझौता होता है क्या, 1954। डेट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो यह एक प्रयास किया गया है कि भारत चीन की विवाद जो भी है उसे कम किया जाए। इसमें 5 पंचशील इसीलिए कहा गया कि इनमें 5 मुद्दा दिया गया, 5 प्रस्ताव था कि इन सभी प्रस्ताव को मान के दोनों देश ने सिग्नेचर किया था और इन दोनों में बीच में समझौता हुआ था। इसमें कहा गया कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता को सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण कभी नहीं करेंगे, लेकिन इसका अवहेलना कर चुके हैं चीन ने। अभी भी सुनते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश के साइड में या जम्मू कश्मीर के साइड में चीनी हमला हो रहा है वगैरह। तो ये पंचशील समझौता क्या है, खिलाफ है। बोला गया था आक्रमण नहीं करेंगे, बाद से हम किसी चीज़ को डील कर लेंगे, लेकिन आक्रमण हो रहा है, गोली चल रही है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता और परस्पर लाभकारी नीति का पालन करना है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में हम लोग विश्वास करेंगे। तो ये 5 मुद्दे थे जिस पे पंचशील समझौता होता है। ठीक है, भारत और चीन के बीच। तो अब देखो इसके बाद क्या पढ़ना है ये बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा फाइनल आएगा, पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 उसमें हमें पढ़ना है ब्रिक्स, जो कि इस बार आपको न्यू ऐड हुआ है। ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है, ब्रिक्स राज्य के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से कंट्री हैं। उसके बाद भारत के बारे में पढ़ना है, कब आज़ाद हुआ, कैसे क्या क्या सब कुछ पढ़ना है। जापान पढ़ना है, रूस पढ़ना है, इजराइल पढ़ना है और चीन पढ़ना है। तो ये सब चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है लगभग, ये नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है 5वां चैप्टर समकालीन दक्षिणी एशिया लगभग। ठीक है, तो उसमें हम सार्क को पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।